रात के लगभग 2 बज रहे हैं। आमतौर पर यह वक्त सबकी गहरी नींद का होता है। लेकिन क्या ये सोचना हैरान नहीं करता कि इस वक्त भी देश भर में 1,50,000 से ज्यादा डाकघर किसी न किसी रूप में सक्रिय हैं। हाँ, बिल्कुल। चिट्ठियां, पार्सल्स और जरूरी दस्तावेज लगातार छांटे जा रहे हैं, परिवहन में लादे जा रहे हैं, ताकि सुबह होते ही वो आगे निकल सकें। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिकल नेटवर्क की आम दिनचर्या है। सही बात है। तो पोस्टल नॉयन क्लासेस की ओर से इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं वह उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो पोस्टल ऑफिस डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्जामिनेशंस यानी एलडीसीई की तैयारी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और हमारा आधार है पोस्टल न्यॉन क्लासेस द्वारा दिया गया वह विशिष्ट लेक्चर, जिसमें 31 मार्च 2024 तक के इंडियन पोस्टल नेटवर्क के सटीक आंकड़े हैं। हाँ, और विभागीय संक्षिप्त रूप यानी एब्रिविएशंस भी दिए गए हैं। लेकिन देखिए, हमारा लक्ष्य यहाँ सिर्फ इन आंकड़ों की सूची पढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद उस विशाल प्रशासनिक ढांचे और उसके पीछे के शानदार लॉजिक को समझना है। अगर इस पूरे विभाग को एक विशाल नर्वस सिस्टम या किसी पुराने पेड़ की तरह देखा जाए, तो हम आज इसकी जड़ों से लेकर आखिरी गांव तक की शाखाओं का सफर तय करेंगे। ये नर्वस सिस्टम वाली तुलना सच में इस पूरे ढांचे की जटिलता को बिल्कुल सही ढंग से पेश करती है। एलडीसीई जैसी कठिन परीक्षाओं में उम्मीदवारों के लिए पोस्टल ज्ञान क्लासेस नोट्स की अहमियत भी यही है। बिल्कुल। परीक्षा में सफलता इस बात से तय नहीं होती कि किसने कितने शब्द रटे हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उस शब्द के पीछे का प्रशासनिक अर्थ कितना स्पष्ट है। एकदम सही। एक छोटा सा आंकड़ा या एब्रीविएशन का गलत संदर्भ सीधे रैंक लिस्ट में असर डालता है। इसलिए हर कड़ी के कैसे और क्यों को समझना जरूरी है। तो चलिए इस नर्वस सिस्टम की बुनियादी भाषा यानी एब्रिविएशन से इसको खोलना शुरू करते हैं। विभाग में काम करने वाले किसी के लिए भी एचओ यानी हेड पोस्ट ऑफिस, एमडीजी यानी मुख्य डाकघर और एसओ यानी सब ऑफिस रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। हाँ, ये तो बेसिक टर्म्स हैं। लेकिन जब हम इसमें ईडीएसओ यानी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस और ईडीबीओ को जोड़ते हैं तो ये पूरा एक परिवार लगने लगता है, जिसमें एचओ मुखिया है जो पूरे जिले को नियंत्रित करता है, और ईडीबीओ उस परिवार के वो सदस्य हैं जो सबसे दूर दराज इलाकों में सेवाएं दे रहे हैं। वेट, लेकिन इस हायरार्की के अंदर ग्रेड्स का क्या लॉजिक है? जैसे HSG1, हायर सिलेक्शन ग्रेड 1, HSG2 और LSG यानी लोअर सिलेक्शन ग्रेड, ये सिर्फ सीनियरिटी दर्शाते हैं या इनका ऑफिस की क्षमता से भी कोई सीधा संबंध है? इन ग्रेड्स का सीधा संबंध कार्यक्षमता और जिम्मेदारी से होता है। ये सिर्फ सीनियरिटी का टैग नहीं है। अच्छा। हाँ, एक HSG1 पोस्टमास्टर को जिस स्तर के फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लेने होते हैं वो LSG स्तर से कहीं अधिक जटिल होते हैं। जैसे जैसे ऑफिस का आकार बढ़ता है वहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और पब्लिक डीलिंग का भार भी बढ़ता है, तो वहां अनुभवी अधिकारी चाहिए होता है। एग्जैक्टली। लेकिन इस हायरार्किकल भार को समझने का एक और बहुत ही व्यवहारिक तरीका विभाग ने बनाया है, और वो है हैंडिज सिस्टम। जब एसओ का वर्गीकृत किया जाता है तो उन्हें SO3, SO2 और SO1 में बांटा जाता है, जिन्हें क्रमशः 1 हैंडेड, 2 हैंडेड और 3 हैंडेड ऑफिस कहा जाता है। वेट, ये हैंडेड शब्द थोड़ा अलग लगता है। अगर मैं इसको लिटरली लूं तो क्या इसका मतलब फिजिकल हाथों से है? हाँ, एक तरह से। यानी काम करने वाले कितने हाथ उपलब्ध हैं? एक 1 हैंडेड एसओ का मतलब शायद ये हुआ कि वहां सिर्फ एक ही व्यक्ति काउंटर से लेकर हिसाब किताब तक सब अकेले संभाल रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हैंडेड शब्द सीधे तौर पर काउंटर पर उपलब्ध श्रमिक क्षमता को दर्शाता है। एक 1 हैंडेड ऑफिस में सब पोस्टमास्टर अकेले ही पूरे ऑफिस का संचालन करती हैं या करता है। ओह वाओ, सब कुछ अकेले? हाँ, पर जब उस इलाके की आबादी बढ़ती है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बढ़ते हैं तो एक अकेले व्यक्ति के लिए सब संभालना असंभव हो जाता है। ऐसे में एक पोस्टल असिस्टेंट जोड़ा जाता है और वो ऑफिस 200 बन जाता है। समझ गया। और 300? जब किसी बड़े कस्बे में वर्कलोड और ज्यादा हो तो वहां कम से कम 3 लोगों का स्टाफ होता है, जिसे 300 या फर्स्ट क्लास सब ऑफिस कहते हैं। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि ऑफिसेस को उनकी ऑपरेशनल जरूरत के हिसाब से अपग्रेड किया जा सके। सिर्फ आकार पे नहीं। ये तो सच में रिसोर्सेज को मेजर करने का बहुत ही व्यवहारिक तरीका है।
बिल्कुल। अब इन ऑफिसेज के आकार से आगे बढ़कर उनके काम करने के तरीके पर आते हैं। एक लेटर की यात्रा देखते हैं। वह आरएसईओ यानी रेलवे स्टेशन से टीएसओ यानी टाउन सब ऑफिस तक आती है, जो कि एक यूए यानी अर्बन एरिया में है। हाँ, इस यात्रा में डेली यानी डिलीवरी ऑफिसेज और एनडी यानी नॉन डिलीवरी ऑफिसेज का लॉजिक समझ आता है। लेकिन इस लिस्ट में एक चीज मुझे उलझा रही है। यहाँ सीओ दो अलग अलग जगहों पर लिखा है। अच्छा, सीओ का अब्रीविएशन। हाँ, एक का मतलब है कंबाइंड ऑफिसेस और दूसरे का कैश ऑफिस। प्रशासन में एक ही कोड दो चीजों के लिए क्यों? मैं अंदाजा लगाता हूं क्या इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, बस कॉन्टेक्स्ट का फर्क है। हाँ, बिल्कुल। अगर अकाउंट्स और रोकड़ की बात हो रही हो तो सीओ का मतलब कैश ऑफिस होगा, जो छोटे डाकघरों को नोट और सिक्के भेजता है। आपका अंदाजा पूरी तरह सटीक है। प्रशासन में संदर्भ ही सब कुछ तय करता है। इतिहास में जब डाक और तार सेवाएं एक ही छत के नीचे थीं, तो सीओ यानी कंबाइंड ऑफिस इस्तेमाल होता था। राइट, टेलीग्राफ के दौर में। हाँ, दूसरी तरफ जब ऑडिट या ब्रांच ऑफिसेज को फंड सप्लाई करने का कॉन्टेक्स्ट आता है, तो वही सीओ कैश ऑफिस बन जाता है। ब्रांच ऑफिसेज बड़ी नकदी नहीं रख सकती सुरक्षा के कारणों से। तो उन्हें बड़े अकाउंट ऑफिस पर निर्भर रहना पड़ता है। एग्जैक्टली, जो कैश ऑफिस का काम करता है। समझ गया, ये फाइनेंशियल सप्लाई चेन है। इसी लिस्ट में एक और एब्रिविएशन ई दिया गया है, जिसका मतलब है एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस। ये कॉन्सेप्ट काफी दिलचस्प है। काफी प्रैक्टिकल भी है। एक विभाग सीधे एक बिल्डिंग खरीदकर परमानेंट बोर्ड क्यों नहीं लगा देता? ये ई का टैग लगाने के पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे बहुत ही कड़क फाइनेंशियल लॉजिक है। डाक विभाग का काम सेवा देना है, लेकिन सरकारी धन का दुरुपयोग रोकना भी जरूरी है। जब किसी नए इलाके से डाकघर की मांग आती है, तो विभाग सीधे परमानेंट लायबिलिटी नहीं लेता। अच्छा, तो वो टेस्ट करते हैं। हाँ, वह कुछ तय समय के लिए एक एक्सपेरिमेंटल पोस्ट ऑफिस खोलता है। इस दौरान लगातार डेटा जमा किया जाता है कि रोजाना कितनी चिट्ठियां आ रही हैं, कितने खाते खुल रहे हैं। और अगर वो मापदंडों पर खरा उतरता है तभी उसे स्थायी दर्जा मिलता है। सही कहा। अगर नहीं तो उसे बंद किया जा सकता है या शिफ्ट किया जा सकता है। कनेक्टिविटी की इस टेस्टिंग से मुझे पीएसएसके यानी पंचायत संचार सेवा केंद्र की याद आ गई। अगर एक्सपेरिमेंटल ऑफिस टेस्ट फेल कर जाए तो क्या उस गांव को भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। या फिर ये पीएसएसके मॉडल वहां काम आता है जहां एक पूरा ब्रांच ऑफिस खोलना फाइनेंशियली वायबल नहीं है? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। पीएसएसके एक बेहतरीन समाधान है उन इलाकों के लिए जहां का वर्कलोड एक नियमित ऑफिस को जस्टिफाई नहीं करता। तो पंचायत इसमें कैसे मदद करती है? डाक विभाग स्थानीय पंचायत के साथ मिलकर काम करता है। पंचायत एक स्थान और व्यक्ति उपलब्ध कराती है और विभाग उसे बुनियादी सेवाएं जैसे स्टैंप्स बेचना, रजिस्टर्ड चिट्ठियां बुक करना, इन सब के अधिकार और कमीशन देता है। ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी का बहुत बढ़िया और सस्ता मॉडल है। बिल्कुल, विभाग पर भारी आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ता। इन छोटी इकाइयों को समझने के बाद अब इस नर्वस सिस्टम के मुख्य ढांचे पर आते हैं। 31 मार्च 2024 तक के जो आंकड़े पोस्टल ज्ञान क्लासेस के लेक्चर में समझाए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं। हाँ, आंकड़े सच में विशाल हैं। देश भर में 23 पोस्टल सर्कल्स, 54 पोस्टल रीजन्स और 469 पोस्टल डिविजन्स हैं। इन नंबर्स को देखकर ये एक 3 टियर मैक्रो मैनेजमेंट सिस्टम लगता है। लेकिन मेरा एक सवाल है। पूछिए। जब हमारे पास काम करने के लिए सीधे 469 डिविजन्स है, तो इनके ऊपर रीजन्स और सर्कल्स की दो अलग-अलग लेयर्स बनाने की क्या जरूरत है? इनमें क्या फर्क है? ये प्रशासनिक आकारों का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसको ऐसे समझिए, सर्कल जो कि 23 है, लगभग राज्यों के आधार पर बने होते हैं। इनका काम पॉलिसी मेकिंग, बड़े फाइनेंशियल अप्रूवल्स और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब स्टेट का हेडक्वार्टर? हाँ, और दूसरे छोर पर हैं डिविजन्स जो ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूशन करते हैं। डाकघरों का रोजमर्रा का काम, डाकिये की बीट तय करना, ये सब डिविजन्स के दायरे में आता है। तो फिर रीजन्स क्या करते हैं? देखिए, एक सर्कल हेड के लिए 40-50 डिवीजन हेड्स को डायरेक्ट माइक्रो मैनेज करना असंभव है। यहीं पर पोस्टल रीजन्स आते हैं। रीजन एक ऑपरेशनल ब्रिज है। ओह, यानी एक रीजन के अंदर कुछ जिले आते हैं? सही पकड़ा। रीजनल ऑफिस का काम होता है डिविजन्स को सपोर्ट देना और सर्कल की पॉलिसीज को जमीन पर लागू करवाना। इस 3 टियर सिस्टम के बिना तो सच में इतना बड़ा नेटवर्क बिखर जाएगा। और इस नेटवर्क को गतिशील बनाने के लिए 69 रेलवे मेल सर्विस यानी आरएमएस डिविजन्स भी हैं। हाँ, आरएमएस डिविजन्स नॉर्मल डिविजन से अलग होते हैं। इनका फोकस सिर्फ मेल की सॉर्टिंग और ट्रांसपोर्ट पर होता है। एक चलती फिरती मशीनरी। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में मुझे एक और आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा।
कौन सा आंकड़ा? देश में सर्कल स्टैम्प डिपो सिर्फ 1 है, जबकि पोस्टल स्टोर डिपोज 26 हैं। रुकिए, इसका मतलब देश के 1,07,000 डाकघरों को जो डाक टिकट मिलते हैं वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट से आते हैं। बिल्कुल, सिर्फ एक पॉइंट से। क्या इसका कारण यह है कि डाक टिकट की छपाई को करेंसी नोट के बराबर माना जाता है? क्योंकि अगर स्टैम्प्स हर जगह स्टोर होने लगें तो चोरी का खतरा बढ़ेगा। और स्टेशनरी के लिए 26 डिपोज इसलिए हैं ताकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचाई जा सके। आपने प्रशासनिक कोर को बिल्कुल पकड़ लिया। पोस्टेज स्टैम्प्स असल में सॉवरेन पेपर होते हैं। उनकी वैल्यू सीधे सरकार की गारंटी पर होती है। अच्छा, तो उनकी सिक्योरिटी रिजर्व बैंक जैसी होती है? एग्जैक्टली इसीलिए इनके सेंट्रलाइज स्टोरिंग के लिए सिर्फ एक सर्कल स्टैम्प डिपो बनाया गया है। दूसरी तरफ फॉर्म्स, झोले, स्टेशनरी, इनकी वैल्यू स्टैम्प्स जैसी नहीं होती, पर जरूरत रोज पड़ती है। अगर इनका भी एक डिपो होता तो एक बंडल फॉर्म पहुंचाने में महीनों लग जाते हैं। और कॉस्ट आसमान छू लेती। ये 26 पोस्टल स्टोर डिपोज उन धमनियों की तरह काम करते हैं जो नेटवर्क को रोजाना का सामान उपलब्ध कराते हैं। क्लासिक हब एंड स्पोक मॉडल। अब आते हैं इस बात पर कि सप्लाई पहुंच कहां रही है। कुल आंकड़ा है 1,64,987 पोस्ट ऑफिसेस का, जिसमें रूरल और अर्बन का बड़ा अंतर है। हाँ, अर्बन पोस्ट ऑफिसेस मात्र 15,823 हैं, जबकि रूरल पोस्ट ऑफिसेस की संख्या 1,49,164 है। यानी पूरे नेटवर्क का लगभग 90% हिस्सा ग्रामीण भारत में स्थित है। शहरों के मुकाबले गांव में इतने ज्यादा ऑफिस होने का क्या कारण है? इसका कारण केवल चिट्ठियां बांटना नहीं है। शहरों में तो आज हजारों कोरियर्स हैं, लेकिन गांव में आज भी फाइनेंशियल इंक्लूजन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सरकारी योजनाओं का आधार ये ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज ही हैं। राइट, एक मिनी बैंक की तरह काम करते हैं। हाँ, एक मिनी बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस और आधार अपडेशन सेंटर भी। 90% ग्रामीण प्रेजेंस दर्शाती है कि इंडिया पोस्ट ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। उस ग्रामीण डाक सेवक के बिना योजनाएं जमीन पर उतर ही नहीं सकती। अब उस तथ्य की तरफ लौटते हैं जिसने मुझे शुरुआत में हैरान किया था। नाइट ऑपरेशंस की बात करें आप? हाँ, 20 एचओ हैं और डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज 1,39,000 हैं। लेकिन नाइट पोस्ट ऑफिसेज का आंकड़ा 1,57,436 दिखाया गया है। डिलीवरी ऑफिसेज से भी ज्यादा। इसका मतलब नेटवर्क दिन ढलने के बाद बंद नहीं होता? बिल्कुल नहीं। रात का वक्त पोस्टल लॉजिस्टिक्स के लिए प्राइम टाइम होता है। लिस्ट में 130 सॉर्टिंग हब्स और 94 ऑटोमेटेड कॉन्ट्रेज सॉर्टिंग मशीन्स का जिक्र है। ये ऑटोमेशन किस तरह से काम कर रहा है? जरा मैनुअल और ऑटोमेटेड सॉर्टिंग के फर्क को समझिए। पहले हजारों चिट्ठियों को मैनुअली पढ़ पढ़कर थैलों में डाला जाता था, जिसमें थकान और गलतियों की गुंजाइश थी। और अब आज की 94 ऑटोमेटेड मशीन्स एआई और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करती हैं। ये 1 घंटे में लाखों पार्सल्स पिन कोड के हिसाब से सॉर्ट करती हैं। ओह, इसलिए रात भर इन हब्स में काम चलता है ताकि सुबह डाकिया निकल सके। ये आधुनिकरण तो इंटरनेशनल स्तर पर भी है ना? पोस्टल ज्ञान लेक्चर के आंकड़ों के अनुसार इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट 100 देशों तक कवर होता है। हाँ, मर्चेंडाइज और डॉक्यूमेंट्स दोनों के लिए 100 देश। और 6 ऐसे देश हैं जहां सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं। 100 देशों के कस्टम्स और एयरलाइन राउटिंग के साथ इंटीग्रेशन करना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक गांव का किसान अपना सामान दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकता है। ये सिर्फ संचार नहीं, ग्लोबल कॉमर्स का द्वार है। एकदम। अब इस विशाल ढांचे से निकलकर आम व्यक्ति के नजरिए पर आते हैं। एक डाकघर औसतन 8,490 लोगों को सेवा देता है। लेकिन इसमें रूरल और अर्बन का एवरेज अलग है। हाँ, ग्रामीण डाकघर औसतन 6,068 लोगों को और शहरी डाकघर 31,327 लोगों को सेवा देता है। और भौगोलिक कवरेज औसतन 19.92 स्क्वायर किलोमीटर है। दोनों जगह भार की प्रकृति अलग है। वही ना, शहरी ऑफिस में काउंटर पर हजारों लोग आते होंगे क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन ग्रामीण ऑफिस में डाकिये को उस लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर के फैलाव को पैरों या साइकिल पर कवर करना पड़ता है। आपने ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल सही मैच की। शहरों में वेटिंग क्यूज और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम संभालना चुनौती है। ग्रामीण डाक सेवक के लिए भौगोलिक दूरी चुनौती है। दोनों ही हालात में वर्कलोड अलग किस्म का है। इन सभी आंकड़ों को समझते हुए अब हम एक छोटा सा इवैल्यूएशन करेंगे। अच्छा, क्विज टाइम। हाँ, LCDE एग्जाम में रैंक तय करने वाले तथ्यों पर एक पॉप क्विज। चलिए मैं पूछता हूँ। पहला सवाल, भारत में टोटल पोस्टल रीजन्स कितने हैं? अभी हमने 3 टियर सिस्टम में डिस्कस किया था।
याद कीजिए, संख्या है 54। बिल्कुल सही, 54 रीजन्स। दूसरा सवाल, इस विशाल आर्मी को ट्रेन करने के लिए टोटल पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स कितने हैं? इसका जवाब है सिर्फ 6। एकदम सटीक जवाब। और इस क्विज से एक महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है। एग्जाम प्रेशर में 54 रीजन्स, 23 सर्कल्स या 6 ट्रेनिंग सेंटर्स दिमाग में उलझ सकते हैं। हाँ, नंबर्स बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं। यही कारण है कि सटीक रिवीजन के लिए पोस्टल ज्ञान क्लासेस, नोट्स, एलडीसी की तैयारी में अमूल्य साबित होते हैं। एक सही नोट और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी रैंक को हजारों उम्मीदवारों के ऊपर ले जा सकती है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। लॉजिक समझने के बाद याद रखना आसान हो जाता है। तो आज का ये डीप डाइव सिर्फ नंबर्स का विश्लेषण नहीं था। नहीं, ये उस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश थी। एक 19.92 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में बनता हुआ गांव का छोटा सा ऑफिस आधुनिक सॉर्टिंग मशीन से जुड़ता हुआ 100 देशों के ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है। और मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। जब वह ग्रामीण डाकिया अपने सफर पर निकलता है तो वह अपने झोले में सिर्फ चिट्ठियां नहीं ले जाता, वह सरकार का वादा और बैंकिंग सिस्टम की पहुंच लेकर चलता है। सही बात है। आने वाले वक्त में जब डिजिटल इंडिया अपने उफान पर होगा, तब ये फिजिकल नर्वस सिस्टम डिजिटल डिलीवरी को जमीन पर उतारने का सबसे बड़ा साधन बनेगा। ये आने वाले एलडीसीई परीक्षार्थियों के लिए सोचने का विषय है। ये विचार ध्यान में रखकर ही भविष्य की पॉलिसीज बनेंगी। आंकड़ों को उनके लॉजिक के साथ समझाना एक अद्भुत अनुभव रहा। इस गहन चर्चा को देखने और पोस्टल ज्ञान क्लासेस लेक्चर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद पोस्टल ज्ञान क्लासेस।